धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजया। साथियों, रीट का कुरुक्षेत्र रच चुका है, युद्ध की बेली बच चुकी है, मगर समय बहुत कम है। आपकी तैयारियों को परखने के लिए, तैयारियों को अंतिम तैयारी की रूपरेखा देने के लिए, अपने तर्कस में रखे हुए अंतिम तीर को निकालने के लिए चाणक्य गुरु लेकर के आया है टेस्ट सीरीज। जल्दी ज्वाइन कीजिए, जो कि बेहद किफायती दर में है। इसे अवश्य ज्वाइन करें। नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हम लोग चर्चा में लेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो देखो साथियों, शुरुआत करते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। टॉपिक आज आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये टॉपिक आज हम लोग चर्चा में लेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, किसे कहते हैं? तो साधारण रूप से, तो सिंपल भाषा में अगर अपन कहें कि एक ही साधन से अगर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना का नाम हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने किसी बांध का निर्माण किया तो उस बांध के जल का उपयोग हम कृषि क्षेत्र के अंदर सिंचाई के रूप में भी कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों को भी वह जल उपलब्ध करा सकते हैं, पेयजल के रूप में भी उस जल का उपयोग किया जा सकता है, मत्स्य पालन भी उस जल के माध्यम से किया जा सकता है, और नौका परिवहन जो है वो भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो एक ही साधन से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करना क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने बात की बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसको लेकर। अब बढ़ते हैं साथियों आगे और अगले बिंदु की बात करते हैं। तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जनक कौन होते हैं? तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे बढ़े तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है? तो बेटा, इन्होंने कहा इनको आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाए आपसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किसने कहा था? तो किसने कहा साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो सवाल पूछा जाए कि भारत में सिंचाई परियोजनाओं के जनक कौन है? सिंचाई परियोजनाओं के जनक किसे माना जाता है, या कौन है आपके भारत में सिंचाई परियोजनाओं के जनक? तो उनका नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को अपने भारत के अंदर सिंचाई परियोजनाओं का क्या माना जाता है साथियों? जनक माना जाता है, या उनका शॉर्ट नेम भी आपको मिल सकता है, एम विश्वेश्वरैया जो है, उनको अपने भारत के अंदर सिंचाई परियोजनाएं जो है उनका जनक माना जाता है। नेक्स्ट बात करें अगले बिंदु को लेकर, तो वर्ष 2013 को राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष, राष्ट्रीय जल संरक्षण
वर्ष के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि किस वर्ष को आपके भारत के अंदर राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया गया या इसको घोषित किया गया। तो साथियों वो वर्ष कौन सा है? वर्ष 2013। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका बिंदु है आपके राजस्थान में, और राजस्थान में राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं, तो जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है साथियों किसको? राजेंद्र सिंह को। क्या कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। ये अगला बिंदु या अगला सवाल जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट समझे अगला जो सवाल है, 8 अप्रैल 2015 को नदियों को जोड़ने संबंधी कानून बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। साथ ही आपसे पूछा जाए कि भाई भारत के अंदर नदियों को जोड़ने संबंधी कानून बनाने वाला देश का पहला जो राज्य है वह कौन सा है? तो वह है आपका राजस्थान। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहीं पर आप लोगों को बेटा एक बात याद रखनी है, एक बिंदु है, और वह जो बिंदु है वह भी नदियों को जोड़ने से ही संबंधित है और थोड़ा सा अलग है, वो आप ध्यान में रखेंगे। क्या कि नदियों को जोड़ने संबंधी एक क्रांति है, नदियों को जोड़ने संबंधी क्रांति कौन सी है? कौन सी क्रांति चलाई गई थी जिसके तहत जिसका उद्देश्य नदियों को जोड़ने से संबंधित था? तो साथियों उस क्रांति का नाम है अमृत क्रांति। क्या नाम है? अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति जो है इसे नदियों को जोड़ने से संबंधित शुरू किया गया था और इस अमृत क्रांति के तहत आपके भारत में सबसे पहले चंबल की जो सहायक नदी आपकी यमुना की बेतवा है और केन है, इन्हीं में से 2 नदियां निकाली गई थी, बेतवा और केन। ठीक है, यहां आप ध्यान में रखेंगे कि अमृत क्रांति के तहत सर्वप्रथम बेतवा व केन नदियों को जोड़ा गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे विशेष रूप से। और नदियों को जोड़ने संबंधी जो कानून है उसको लागू करने वाला अपने देश का जो पहला राज्य है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को नदियों को जोड़ने संबंधी कानून लागू कर देता है और राजस्थान। नेक्स्ट बात करें अगले बिंदु को लेकर। तो बेटा अगला जो आपका सवाल है या बिंदु है उस पर चलते हैं, अगले की बात समझे। 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। तो पूछा जाए आपसे कि राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया 19 दिसंबर 1958 को। अगली बात करें इसके बारे में तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कंवर सेन बने थे, कंवर सेन। ठीक है, ये कंवर सेन वही है जिसने राजस्थान नहर परियोजना
यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला सबसे पहले रखी थी। तो जो 19 दिसंबर है 1958, तारीख और साल आपको याद रखना है। 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड जो है उसका गठन किया जाता है और इसका पहला जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था किसको? कंवर सेन को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। और सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं? सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं? तो साधारण रूप से आप सभी समझते होंगे सिंचाई के साधन कुएं, नलकूप, नहर, तालाब, यही सिंचाई के साधन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन सिंचाई के साधन। फर्स्ट जो है जिसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं, कुएं या नलकूप, कुएं या नलकूप। दूसरे की बात कर लें तो नहर, और तीसरे की बात कर लें तो तालाब। ठीक है, तो ये आपके भारत की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, सिंचाई के क्या है? मुख्य साधन है साथियों। अब बात करते हैं यहां पर इन सिंचाई के साधनों संबंधित कि आपके राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई नहरों से होती है, कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई तालाब से होती है, कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई जो है आपके कुएं व नलकूपों से होती है। ठीक है, तो सिंचाई राजस्थान में कहां पर? राजस्थान सिंचाई प्रतिशत। ठीक है, राजस्थान में इन सिंचाई का प्रतिशत जो है वो कितना कितना रहता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कुएं व नलकूप की साथियों अगर बात करें तो 67.48% भाग पर आपके राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है वो कुएं व नलकूपों के माध्यम से की जाती है। और नहरों की अगर बात कर लें तो 31.10% जो सिंचाई आपके राजस्थान के अंदर वो की जाती है किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। और बेटा 0.42% भाग पर जो सिंचाई होती है वो होती है किसके माध्यम से? तालाबों के माध्यम से। ठीक है, तो तीनों प्रतिशत आपको ध्यान में रखने हैं। कुएं व नलकूप के माध्यम से 67.48%, नहर के माध्यम से 31.10% है और तालाबों के माध्यम से 0.42% भाग पर आपके राजस्थान के अंदर सिंचाई सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होती है या सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बात करें यहां पर अगला जो सवाल आपका कि अगर मैं बात कर लूं कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है कुएं व नलकूपों से सिंचाई, तो कुएं व नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई आपके राजस्थान में वो होती है कहां पर बेटा? जयपुर के अंदर। और अगर मैं नहरों की बात कर लूं तो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर, और गंगानगर के बाद अगर अपन बात कर लें तो हनुमानगढ़। इन जिलों के अंदर आपके सबसे ज्यादा सिंचाई होती है किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। ठीक है, और तालाबों की अगर बात कर ले तो आपके राजस्थान में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। क्या होती है? भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान विशेष की बात हुई। अगली अगर अपन बात कर ले साथियों तो अगला जो है वो भारत में सर्वाधिक। ठीक है, तो आपके भारत में कुएं व नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और अगर नहरों की बात कर ले तो पंजाब, और पंजाब के बाद बेटा नाम आ जाता है किसका? हरियाणा। ये वो राज्य आपके भारत के जहां पर आपके नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, पंजाब और हरियाणा के अंदर। और तालाबों की अगर मैं बात कर लूं तो तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो की जाती है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, बेटा तमिलनाडु राज्य का एक स्थान है तिरुचिरापल्ली, जहां पर आपके भारत में सबसे ज्यादा तालाब है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो तालाब है वो भी आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यहीं पर तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो की जाती है। तो ये आप सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे। साधारण बात थी जो आप लोगों को याद रखनी है। निश्चित रूप से यहाँ परीक्षाओं के अंदर सवाल जो है वो बन जाता है, और अगर आप इसको आराम से पढ़ लेंगे ध्यान से समझकर तो निश्चित रूप से आपका सवाल जो है वो यहां से आपको मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे कहां किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है और सिंचाई का परसेंट जो है वो क्या रहता है। नेक्स्ट बात करें अगले बिंदु को लेकर, तो मैंने आपको तमिलनाडु राज्य का एक स्थान बताया था तिरुचिरापल्ली। स्थान है इसका तिरुचिरापल्ली, और इस तिरुचिरापल्ली का दूसरा नाम होता है त्रिची। इसी का नाम है। सर्वाधिक क्या है यहां पर? तालाब है।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो तालाब है वो तमिलनाडु के अंदर ही है। तमिलनाडु बेटा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी वर्षा जल संग्रहण को कानूनन अनिवार्य किया गया है। बाकी आपके भारत के किसी भी राज्य में वर्षा जल को संग्रहित करने पर कानूनन बाध्यता नहीं है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वर्षा के जल को संग्रहित करना कानूनन अनिवार्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले बिंदु की बात करते हैं। देखें तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा आपका वो याद रखना आपको सिंचाई की अगर अपन बात कर लें तो आपका जो राजस्थान है उस राजस्थान में कुल कितने परसेंट भूमि जो है कृषि भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। यानी मैं आपको कहूं कि राजस्थान में कितने परसेंट भूमि जो है वो सिंचित है, मतलब जिस पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। तो राजस्थान में सिंचाई की अगर बात करें तो राजस्थान में कुल सिंचित भूमि केवल कितने परसेंट है? 30%, 30% है। यानी आपके राजस्थान में सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है 100 में से कृषि भूमि जो है जहां खेती की जाती है, जो कृषि की योग्य भूमि है, उस भूमि के केवल 30% भाग पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाकी जो क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है, और इतना अधिक क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। इसीलिए बेटा आपके राजस्थान में कृषि जो की जाती है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली वह किस पर डिपेंड कर रही है? मानसून पर डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पूछा जाए आपसे अगला जो सवाल है वो पूछेगा कि सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो बेटा अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो सिंचित जिला है वो होता है गंगानगर। गंगानगर जिले के 87% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, 87%। ठीक है, गंगानगर जिले की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 87% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर सेम की समस्या जो है वो एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। उसके पीछे भी अपन बात करेंगे कि सेम क्या होती है, जलाक्रांतता क्या होता है, इससे संबंधित भी अपन एक सवाल पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो आप ये समझें, क्योंकि सीधे ही सिंपल सी बात है बेटा, जहां पर सिंचाई सुविधाएं लगातार या भयंकर या नियमित रूप से रहती है वहां पर सेम या जलाक्रांतता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो चलो आगे अगली बात करें तो न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? तो बेटा राजस्थान के अंदर न्यूनतम सिंचित जिला होता है आपके चूरू, और चूरू जिले के अंदर केवल 5% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, तो राजस्थान में कुल कृषि भूमि के कितने परसेंट भाग पर सिंचाई की जाती है? 30% सिंचित है, तो 30%। और सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? गंगानगर। न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? चूरू। परसेंट दोनों का ध्यान में रखना है। अगली बात कर ले यहां पर अगला जो आपका बिंदु है उसकी बात समझें। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में देश के कुल जल भंडारों का कितने परसेंट भाग आता है, तो राजस्थान में देश के कुल जल भंडारों का मात्र 1% भाग है। कहां पर है? राजस्थान में। पूछा गया कि राजस्थान में देश के कुल जल भंडारों का कितने परसेंट भाग मिलता है, तो केवल 1% भाग मिलता है साथियों। अगली बात करें तो राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16% भाग तथा भूमिगत जल का 1.60% भाग मिलता है। ठीक है, तो आप शब्दों का अर्थ जरूर समझ गए होंगे। सतही जल जो होता है, इस सतही जल का मतलब होता है बेटा कि धरातल पर जो पानी अपने को मिलता है उसे सतही जल बोल रहे हैं। अब ये सतही जल आपको नदियों के माध्यम से मिल सकता है, नहरों के माध्यम से मिल सकता है, तालाबों के माध्यम से मिलेगा, झीलों के माध्यम से मिलेगा।
ठीक है, तो वो है सतही जल, सतह पर उपस्थित है, विद्यमान है। और भूमिगत जल सब आप जानते हो, अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो कुएं और नलकूप के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो होता है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल का आपके राजस्थान में कितने परसेंट भाग है? देश का 1.60। और सतही जल का कितने परसेंट भाग आता है? देश का 1.16। और राजस्थान में देश के कुल जल भंडारों का मात्र कितने परसेंट भाग है? 1% भाग है। अगली बात करें इस बिंदु को लेकर, तो अगला जो अपना सवाल है उस पर चलते हैं। तो देखो बेटा, अगली बात करें तो सिंचाई के प्रकार, सिंचाई के प्रकार की अगर बात कर लें कि सिंचाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। बेटा सिंचाई के 3 प्रकार होते हैं। पहला वृहद सिंचाई परियोजना। कौन सा है? वृहद सिंचाई परियोजना। और वृहद सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, क्या होती है वृहद सिंचाई परियोजना, इस पर अगर अपन बात कर लें तो वह सिंचाई परियोजना जिसके माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अगर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उसे अपन कहते हैं वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो देखिए अगली बात करें इस पर, किसे बोलेंगे वृहद सिंचाई परियोजना? इसमें 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो वह सिंचाई परियोजना जिसके माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है उसे बोलते हैं वृहद सिंचाई परियोजना। दूसरी की बात करें तो दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना। कौन सी होगी? मध्यम सिंचाई परियोजना। तो सेकंड है आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना। और मध्यम सिंचाई परियोजना जो होती है उसमें क्या होगा? इसमें 2,000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, उसे बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरी की बात करें तो तीसरा जो आपका बिंदु है वह है लघु सिंचाई परियोजना। कौन सा है? तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। और लघु सिंचाई परियोजना की बात करने तो इसमें क्या होगा? इसमें 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों क्या है? सिंचाई के प्रकार है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और आपकी लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात हम लोगों ने यहां पर की। अगले बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। एक परियोजना है जो आपके राजस्थान के अंदर शुरू की गई, इंडो डच जल निकासी परियोजना। इसका नाम साथियों याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है परियोजना?
इंडो डच जल निकासी परियोजना। क्या है यह परियोजना, इसी पर साथियों अपन बात करेंगे। देखिए, इंडो डच जल निकासी परियोजना जो है वो आपके संबंधित है हनुमानगढ़ जिले से। कौन सी जिले से बेटा? हनुमानगढ़ जिले से इसका संबंध है और इसे नीदरलैंड के सहयोग से शुरू किया गया आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर। क्यों शुरू किया गया? तो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के अंदर इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र के अंदर सेम की समस्या उत्पन्न हुई और उस सेम की समस्या के कारण भूमि जो है वह लवणीय होना शुरू हो जाती है। इस कारण हनुमानगढ़ जिले के सेम प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नीदरलैंड के सहयोग से एक परियोजना शुरू की गई और उस परियोजना का नाम है इंडो डच जल निकासी परियोजना। इसी पर अपन बात करेंगे। सेम जो एक शब्द आपके सामने समस्या बना हुआ है, इस पर भी अभी इसी समय अपन बात करेंगे। तो पहले तो आप इंडो डच जल निकासी जो परियोजना है इसकी परिभाषा समझे कि हमें क्या याद रखना है। इसे नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से हनुमानगढ़ जिले के सेम प्रभावित, हनुमानगढ़ जिले के सेम प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु शुरू किया गया। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी इंडो डच जल निकासी परियोजना की। तो इंडो डच जल निकासी परियोजना को लेकर जब भी आपसे सवाल पूछेगा ना तो आपसे यह पूछेगा कि इसे किस देश के सहयोग से चलाया गया? नीदरलैंड। कहां चलाया गया? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। क्या किससे संबंधित है? तो सेम प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित है और उन सेम प्रभावित क्षेत्रों में किससे जल निकासी हेतु यह परियोजना जो है उसको शुरू किया गया था आपके राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं सेम। क्या है सेम, इस पर बात करते हैं। तो देखो, सेम या इसी को आप कह सकते हो जलाक्रांतता। सेम या जलाक्रांतता, देखो एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अगर किसी क्षेत्र के अंदर बेटा सिंचाई ज्यादा की जा रही है या वहां पर पानी रुका हुआ रह जाता है तो पानी जो है वह अपने साथ मिट्टी के अंदर उपस्थित जो खनिज लवण है उनको अपने साथ घोलकर धरातल के नीचे ले जाता है, धरातल के नीचे ले जाएगा। लेकिन जब शुष्क ऋतु आती है, तापमान बढ़ता है, तो धरातल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर उपस्थित जो नमी है वह वाष्प बनकर वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से धरातल की ओर पानी जो है वो आना शुरू कर देता है। यानी जब भूमिगत जल धरातल की ओर आना शुरू कर दे, भूमिगत जल धरातल की ओर आना शुरू कर दे, किस माध्यम से? वाष्पीकरण के माध्यम से। उस क्रिया को कहते हैं सेम या जलाक्रांतता। और इसके कारण आपके धरातल पर उपस्थित जो मिट्टी है उसके अंदर उपस्थित जो खनिज लवण है उनकी जो संतुलित मात्रा है उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वहां मिट्टी जो है वह लवणीय होना शुरू हो जाती है और इस समस्या को सेम या फिर जलाक्रांतता की समस्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक बात इसके बारे में याद रखेंगे कि भूमिगत जल का धरातल पर आकर एकत्रित होना सेम की समस्या है, सेम की समस्या है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये अपनी बात हो गई सेम को लेकर भी और इंडो डच जल निकासी परियोजना को लेकर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अपनी पहली जो बहुउद्देश्य परियोजना है साथियों उस पर अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहला अपना जो बिंदु है बहुउद्देश्य परियोजना को लेकर तो हम पढ़ने वाले हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम। तो सबसे पहली जो परियोजना है साथियों वो कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना।
भाखड़ा नांगल परियोजना का अध्ययन हम लोग करना है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो भाखड़ा और नांगल बेटा दो अलग अलग बांध है और दोनों के माध्यम से एक परियोजना संचालित की जा रही है जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम दिया गया। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इस परियोजना का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो इस परियोजना का विचार सबसे पहले इस परियोजना का विचार सर्वप्रथम सर लुईस डेने द्वारा 1909 में दिया गया। 1909 में दिया गया। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना के निर्माण का जो विचार है वो देते हैं सर लुईस डेने। ठीक है, कब देते हैं? 1909 के अंदर देते हैं। फिर अगली बात करते हैं कि यहां भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध हैं और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह भारत के कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये सवाल काफी बार चर्चा में रहता है। तो अगली बात समझे, यह किस किस की संयुक्त परियोजना है तो उस पर अपन बात कर रहे हैं। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। तीनों की क्या बेटा? संयुक्त परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? तो इसमें पंजाब राज्य शामिल है, हरियाणा शामिल है और आपका राजस्थान शामिल है। ठीक है, अब यहां पर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इसके अंदर दो बांध है, एक भाखड़ा बांध है और एक है आपके नांगल बांध। दोनों पर बात हम लोग कर रहे हैं। देखें, पहले बात कर रहे हैं भाखड़ा बांध को लेकर कि क्या है भाखड़ा बांध की विशेषताएं, उसको लेकर चर्चा में लेते हैं। तो पहला आपका जो बांध है भाखड़ा बांध। यहां में नांगल बांध से संबंधित बात नहीं करेंगे, अपन केवल भाखड़ा बांध की बात करेंगे कि भाखड़ा बांध से संबंधित हमें परीक्षा में क्या सवाल पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाखड़ा बांध सबसे पहले पूछेगा कि ये कहां पे है, स्थान क्या है इसका। तो ये स्थान जहां पर ये भाखड़ा बांध बना हुआ है वह है बिलासपुर। और बिलासपुर के अंदर जो स्थान आपका बिलासपुर वो आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात करें कि यह किस नदी पर बना है, नदी कौन सी है, तो बेटा नदी होती है सतलज। किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर यह बांध जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अगली अगर अपन बात करें इस भाखड़ा बांध को लेकर तो अगला आपका जो बिंदु है यह हिमाचल प्रदेश में तहसील है नैना देवी तहसील में स्थित है। नैना देवी तहसील में स्थित है। ठीक है, स्थान है बिलासपुर, तहसील है नैना देवी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट बात कर ले, नदी है कौन सी? सतलज। तो सबसे पहली बात कि इस बांध का श्री गणेश कब हुआ, किसकी बात कर रहे हैं? बांध के श्री गणेश की साथियों बात कर रहे हैं कि बांध का श्री गणेश जो है वो कब किया गया। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि इस बांध का श्री गणेश कब हुआ, किसने किया? तो बेटा श्री गणेश होता है 1955 के अंदर, 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बांध का श्री गणेश यानी निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया, नींव रखी इन्होंने। अगली बात, निर्माण पूर्ण कब हुआ बांध का? निर्माण पूर्ण, तो बेटा इस बांध का निर्माण पूर्ण हो जाता है 1962 के अंदर। 1962 के अंदर बांध का निर्माण पूर्ण हो गया तथा 1963 में पंडित नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित
किया। ठीक है, तो बांध का श्री गणेश हुआ 1962 में, निर्माण पूर्ण हुआ 1962 के अंदर निर्माण पूर्ण होता है, और 1963 में पंडित नेहरू जो है उसे राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, और श्री गणेश होता है इसका 1955 के अंदर। फिर अगली बात करते हैं, तो इस बांध के निर्माता कौन थे? किसकी बात हो रही है? बांध के निर्माता कौन थे भाई? तो देखो अगला बिंदु, बांध के निर्माता, बांध के निर्माता कौन है? तो बेटा यूएसए के एक इंजीनियर है जिनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, हार्वे स्लोकेन। क्या है? हार्वे स्लोकेन। निर्माता है यूएसए के इंजीनियर या बांध निर्माता, यूएसए के बांध निर्माता, बांध निर्माता हार्वे स्लोकेन, हार्वे स्लोकेन। ठीक है, वो इस बांध के क्या बेटा? निर्माता थे, इनकी देखरेख में ही ये बांध जो है वो बना था। ठीक है, अगली बात करें इस बांध को लेकर, भाखड़ा बांध से ही संबंधित बिंदु हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो भाखड़ा, भाखड़ा भारत का सबसे ऊंचा या सीधा गुरुत्वीय बांध है, और इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या विशेषता लिखी है कि भाखड़ा बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा या सीधा गुरुत्वीय बांध है, ध्यान में रखेंगे। अगर सवाल आ गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी, ठीक है, जो उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और भिलंगना दोनों नदियों के संगम पर बना है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर होती है। और अगर विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है तो उसका उत्तर होता है जिनपिंग बांध, चीन में यालोंग नदी पर बना है, और जिसकी ऊंचाई है 305 मीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, साधारण बात है। नेक्स्ट बढ़े आगे, तो पंडित नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु तथा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा है? बेटा सवाल पूछा गया था, ये दोनों ही सवाल परीक्षा में आए हैं कि पंडित नेहरू ने कौन सा बांध है भारत का जिसे चमत्कारिक विराट वस्तु का नाम दिया, और भारत का पुनरुत्थित मंदिर कहा है, या पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा है, किस बांध को कहा है? तो भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह संबोधन दिए गए हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। और अब जो भाखड़ा बांध है उससे संबंधित तथ्य तो पढ़ने पढ़ लिए, अब बात करेंगे किस बांध को लेकर? नांगल बांध को लेकर। ठीक है, तो नांगल बांध जो है उसकी बात करते हैं साथियों। सेकेंड जो अपना बांध है वो है नांगल बांध। तो बात करें नांगल बांध की, तो नांगल बांध जो बना हुआ है, यानी इसका स्थान जो है वो है रोपड़ स्थित है आपके पंजाब के अंदर। तो रोपड़ पंजाब में ये जो बांध है नांगल बांध वो बनाया गया है। ठीक है, और अगर अपन नदी की बात कर ले साथियों कि यह किस नदी पर बना है, तो नदी यहां पर भी कौन सी है? सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी पर यह बांध जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अगली बात करें इस नांगल बांध को लेकर, तो इस नांगल बांध का निर्माण कब हुआ? तो बेटा इसका निर्माण होता है 1959 के अंदर, सॉरी 1952 के अंदर। 1952 में निर्माण हो गया था किस बांध का? नांगल बांध का। नेक्स्ट बात कर ले, तो इस नांगल बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है नांगल हाइडल चैनल। ठीक है, तो इससे निकाली गई नांगल हाइडल चैनल पर दो विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं।
कौन कौन से हैं? एक तो है गंगूवाल, गंगूवाल, और दूसरा है बेटा कोटला, गंगूवाल व कोटला। ये दोनों जो विद्युत ग्रह है, गंगूवाल व कोटला, पूछा जाए कहां पर स्थित है? पंजाब के अंदर है। और किस पर स्थित है? तो नांगल हाइडल चैनल पर यह स्थित है। ध्यान में रखना, नांगल हाइडल चैनल का नाम याद रखना। इस पर दो विद्युत ग्रह हैं, एक आपके स्थित है कहां पर? कोटला, और दूसरा है आपके गंगूवाल। स्थान है दोनों, वहीं पर ये जो विद्युत ग्रह है उनकी स्थापना की गई है पंजाब के अंदर, ये ध्यान में रखेंगे। और नांगल हाइडल चैनल जो है वो निकाली गई है किससे? नांगल बांध से। नेक्स्ट, अगली जो अंतिम बिंदु है हमारा इस नहर से संबंधित, उस पर बात करते हैं। क्या है? 1959 में राजस्थान सरकार व पंजाब सरकार के मध्य हुए समझौते के आधार पर इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। ठीक है बेटा, पूरी भाखड़ा नांगल परियोजना में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 15.22% आपके राजस्थान का हिस्सा है, किसमें? भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा जो है वो कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 15.22% है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली परियोजना की। तो ये तो आपकी परियोजना थी कौन सी? भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट बात करते हैं व्यास परियोजना। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? व्यास परियोजना, इस पर बात करने वाले हैं अपन। क्या है व्यास परियोजना? क्या विशेषता है व्यास परियोजना की? ठीक है, तो नदी का नाम है बेटा व्यास, और उस व्यास नदी से संबंधित ये परियोजना है। तो सबसे पहली बात, यह कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सबसे पहली बात यही करेंगे। तो यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना में भी 3 ही राज्य शामिल थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उसी प्रकार से यहां पर भी वही 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट बात करें तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बने हैं। कितने बांध बने हैं? 2 बांध बने हैं। अब भूमि से संबंधित तथ्य जो है वो हम सीख रहे हैं बेटा, आप ध्यान से समझना। देखो, ये एक नदी आ रही है ये, और इस नदी का नाम है व्यास नदी। ये तो कौन सी नदी है? व्यास। ठीक है, ये तो नदी है आपकी व्यास। और व्यास नदी के दक्षिण में अगर अपन आते हैं तो बेटा यहां पर एक नदी बह रही है, ये वाली, और इस नदी का नाम होता है सतलज, जो व्यास के कहां पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है सतलज नदी। इस प्रकार से बह रही है व्यास के दक्षिण में। ये अलग बात है कि ये दोनों नदियां आगे चलकर मिलती हैं, और मिलकर इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध। और ये वो बांध है साथियों। ठीक है, और इसका नाम है हरि के बैराज, और ये बना है फिरोजपुर, और फिरोजपुर स्थित है पंजाब में। ठीक है, तो ये वो बांध है जिसके अंदर आपके 2 नदियों का जल आकर यहां मिल रहा है। एक है सतलज और दूसरी नदी है आपकी व्यास। तो सतलज और व्यास जो नदियां हैं, ये दोनों नदियां कहां मिलती है? हरिके बैराज, फिरोजपुर, पंजाब के अंदर मिलकर इस बांध का निर्माण कर लेती है। ठीक है, 2 नदियां हो गई। अब अगली बात समझते हैं, ध्यान से आप इसको समझना। अगला जो अपना बिंदु है उसकी बात करते हैं।
देखो अगली विशेषता क्या है कि ये जो नदी है ना बेटा व्यास, इस व्यास नदी के ऊपर आपके दो बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? दो बांध बने हुए हैं। पहले बांध की बात करें तो यहां पर ये बांध है, ठीक है, और इस बांध का नाम है साथियों पड़ोह बांध। क्या नाम है इस बांध का? पड़ोह बांध इस बांध का नाम है। और यह जो पड़ोह बांध है ये बना हुआ है आपके कहां पर? स्थान है इसका मंडी। मंडी, और मंडी जो है जिला है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी पर बना है? व्यास नदी का। अगली बात समझे, इसी व्यास नदी पर जो दूसरा बांध बना है वह है पड़ोह बांध। कौन सा है? पड़ोह बांध, इसका नाम है पड़ोह, सॉरी पड़ोह तो हो गया, तो पोंग बांध। दूसरा जो बांध है साथियों उसका नाम क्या है? पोंग बांध। और पोंग बांध जो है वो बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिला। और कांगड़ा जिला आप लोगों को पता ही है कहां पर आ रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो हो गए दो बांध आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर, दोनों ही बांध व्यास नदी पर बने हुए हैं। अब अगली जो बात है इंपोर्टेंट, वो आप ध्यान से समझेंगे। क्या बेटा? ये जो पड़ोह बांध है उस पड़ोह बांध से एक नहर यहां निकल रही है, ये नहर आ रही है, और ये नहर आकर मिल रही है आपके किससे? सतलज नदी से। तो सतलज और व्यास दोनों नदियों को जोड़ने वाली ये एक नहर है, और बेटा इस नहर का नाम हो गया सतलज व्यास लिंक नहर। क्या नाम हो गया नहर का? सतलज व्यास लिंक नहर। सतलज व्यास लिंक नहर इसका नाम है। और इसी सतलज व्यास लिंक नहर जो आपके पड़ोह बांध से निकाली गई है, उसी नहर पर, यानी इसी नहर की अगर अपन बात कर लें तो साथियों इसी नहर पर स्थान आपके देहर हिमाचल प्रदेश। तो ये इस नदी पर देहर स्थान कौन सा है साथियों? देहर। और देहर आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, देहर हिमाचल प्रदेश। यहां पर 990 मेगावाट, कितने मेगावाट? 990 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा है। क्या लगा है? विद्युत संयंत्र लगा है। ठीक है, कहां लगा है? देहर हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा है। किस पर लगा है? सतलज व्यास लिंक नहर पर लगा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये जो नहर है सतलज व्यास लिंक नहर, वो आ रही है कहां से? पड़ोह बांध से। ठीक है, तो उस नहर पर देहर हिमाचल प्रदेश के अंदर 990 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा है। और इस 990 मेगावाट का जो ये विद्युत संयंत्र लगा है, इसमें अगर अपन राजस्थान के हिस्से की बात करें कि इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो इसमें राजस्थान का हिस्सा होता है साथियों कितना? राजस्थान का हिस्सा है इसके अंदर कितना? मात्र 20%, 20%। जो हिस्सा है यहां पर आपका वो किसका है? राजस्थान का। किसमें? पड़ोह बांध परियोजना के अंदर, जिससे नहर निकाली गई सतलज व्यास, उस सतलज व्यास लिंक नहर पर देहर हिमाचल प्रदेश के अंदर 990 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा है, जिसके अंदर राजस्थान का हिस्सा है 20%। ठीक है, याद रखेंगे। अगली बात समझे। दूसरा साथियों अपने पास जो बांध है वो है आपके पोंग बांध। और पोंग बांध साथियों बना हुआ है कहां पे? कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहां पर, यानी इस बांध की अगर अपन बात करें तो इस बांध पर 396 मेगावाट का, यहां पर 396 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा है। विद्युत संयंत्र लगा है। ठीक है, कहां पर लगा है? आपके पोंग बांध पर। कितने मेगावाट का? 396 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा है। अगली बात करें तो इस बांध पर या इस 396 मेगावाट के अंदर अगर मैं बात कर लूं राजस्थान का हिस्सा कितना है, राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो बेटा आप लोग याद रखेंगे 59% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है। किसके अंदर? पोंग बांध परियोजना के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। लास्ट एक सवाल आपको यहां पर और याद रखना है, और वो सवाल क्या है कि इस हरिके बैराज से एक नहर निकलती है साथियों। ठीक है, और बेटा उस नहर का नाम होता है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। IGNP,
तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो कहां से निकल रही है? हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से निकल रही है। ठीक है, और अगली अगर बात कर लूं तो एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल की आपूर्ति किस बांध से की जाती है? आया हुआ सवाल परीक्षा में, और आप याद रखेंगे कहां से की जाती है, तो इस पोंग बांध से की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीत ऋतु में जल की आपूर्ति। ठीक है, यह आप ध्यान में रखेंगे, इस सवाल को आप याद रखोगे इस बांध से, इसी की विशेषता बता रहा हूं, या अगले पेज पर आप इसको याद रखना। पोंग बांध से शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी कौन सी परियोजना को लेकर? व्यास परियोजना को लेकर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो इसको आप लोग याद रखें। अब देखें एक बार, आप ध्यान दें सारे विद्यार्थी फटाफट। सबसे पहले आज आपने बात की थी किसको लेकर? तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जानकारी, और उसमें आप लोगों ने सीखा कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है इनके जनक माने जाते हैं कौन? एम विश्वेश्वरैया। कौन माने जाते हैं? सॉरी, भारत के अंदर इनका जनक माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और अगली बात अपन ने की कि आपके भारत के अंदर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किसने कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर इनको कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक भारत का क्या कहा? मंदिर। और किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर अगली बात थी कि आपके भारत में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनका जनक कौन है? तो इनका जनक है एम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिसको एम विश्वेश्वरैया भी कहते हैं। वर्ष 2013 को राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि आपके राजस्थान में राजेंद्र सिंह है, जिनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और 8 अप्रैल 2015 को नदियों को जोड़ने संबंधी कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और नदियों को जोड़ने संबंधी क्रांति है, क्रांति का नाम होता है अमृत क्रांति। इस अमृत क्रांति के सर्वप्रथम बेतवा और केल जो नदियां हैं इनको जोड़ा गया था। बेतवा और केल दोनों ही आपकी सहायक है किस नदी की? यमुना नदी की। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगली बात करें तो 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसके पहले जो अध्यक्ष हैं वो कंवर सेन बनते हैं। फिर इसके बाद आपने सिंचाई के साधन पढ़े थे। पहला है कुएं व नलकूप, सिंचाई होती है 67.48, नहर से 31.10, तालाबों से 0.42। कहां पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूप से जयपुर में, नहरों से गंगानगर हनुमानगढ़ और तालाब से भीलवाड़ा। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होती है किससे? कुएं नलकूपों से। पंजाब हरियाणा के अंदर होती है किससे? तो आपके नहरों से। और तमिलनाडु के अंदर सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो तालाबों के माध्यम से की जाती है। और आपका स्थान है भारत के अंदर तिरुचिरापल्ली, जिसका दूसरा नाम है त्रिची, तमिलनाडु के अंदर है। यहां पर आपके भारत में सबसे ज्यादा तालाब है, सर्वाधिक। नेक्स्ट, सिंचाई की अगर बात करें तो राजस्थान में कुल सिंचित जो भूमि है वो केवल कितने परसेंट है? 30%। अगली बात करें सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो गंगानगर, 87% भाग सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। न्यूनतम सिंचित जिला है चूरू, 5% जो है वो यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। राजस्थान में देश के कुल जल भंडारों का मात्र कितने परसेंट भाग आता है? 1% भाग आता है। और राजस्थान में देश के कुल सतही जल की बात करें तो 1.16% भाग है। और अगर भूमिगत जल की बात करें तो 1.60% भाग जो है वो आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगली बात अपन ने की थी किसको लेकर? सिंचाई के प्रकार। तो साधारण सी बात है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अगर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है तो वो वृहद है। 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो मध्यम है। और 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वह लघु सिंचाई परियोजना है। उसके बाद है इंडो डच जल निकासी परियोजना, जिसे नीदरलैंड के सहयोग से हनुमानगढ़ जिले के सेम प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु यह परियोजना जो है शुरू की गई। सेम क्या है? तो भूमिगत जल का धरातल पर आकर एकत्रित होना, किसकी समस्या होती है? सेम या जलाक्रांता। उसके बाद भाखड़ा नागल बांध की बात अपन ने की, तो इसका विचार सबसे पहले देते हैं सर लुईस डेने। कौन देते हैं? सर लुईस डेने। कब देते हैं? 1909 के अंदर। और यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान इन तीनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा बांध स्थान है इसका बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। नदी है सतलज जिस पर यह बांध बना हुआ है। अगली बात करें, यह हिमाचल प्रदेश में नैना देवी तहसील है वहां पर स्थित है। और इस बांध का श्री गणेश होता है 1955 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निर्माण पूर्ण हुआ 1962 में और 1963 में पंडित नेहरू ने ही इस बांध को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। हार्वे स्लोकेन जो यूएसए के हैं वो इस बांध के क्या है? इंजीनियर थे, निर्माता है। भाखड़ा बांध जो है वो भारत
का सबसे ऊंचा या सीधा कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 226 मीटर होती है। पंडित नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी की विराट वस्तु कहा और पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा है। फिर बात की अपने नांगल बांध को लेकर, तो नांगल बांध है रोपड़ पंजाब के अंदर, निर्माण होता है 1952 में और नदी है आपकी कौन सी? सतलज। और उसके बाद इससे निकाली गई नहर है आपके नांगल हाइडल चैनल, उस पर 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं, एक है गंगूवाल और दूसरा है कोटला। फिर अगली बात हमने इसके संदर्भ में की थी कि 1959 के अंदर राजस्थान सरकार और आपके पंजाब सरकार दोनों के मध्य समझौता हुआ और उस समझौते के तहत इस परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है वो रखा गया था 15.22%, उसका आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगली अपने बड़ी व्यास परियोजना, तो यह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और व्यास नदी पर आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 जो बांध है वो बने हुए हैं। अब ये अपन ने व्यास नदी बनाई, उसके ऊपर 2 बांध थे, एक है पड़ोह बांध और दूसरा आपके पोंग बांध। पड़ोह बांध बना है मंडी हिमाचल प्रदेश में, जिससे नहर निकाली गई सतलज व्यास लिंक नहर, और उस सतलज व्यास लिंक नहर पर देहर हिमाचल प्रदेश के अंदर 990 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा, जिसमें राजस्थान का हिस्सा जो है वो होता है आपके केवल कितने परसेंट? 20%। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात अपने की पोंग बांध को लेकर, तो पोंग बांध बना है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहां 396 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा मात्र कितने परसेंट है? 59%। ठीक है। अगली बात अपने की थी यहां पर कि इस हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी IGNP, और सतलज और व्यास दोनों नदियां मिलकर हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब के अंदर इस बांध का निर्माण करती हैं। लास्ट जो बिंदु था आपका वो ये था कि पोंग बांध से, किस बांध से? पोंग बांध से कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल की आपूर्ति की जाती है। तो आज हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से 2 बड़ी जो परियोजनाएं थी, व्यास परियोजना और आपके जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इन पर चर्चा की। अगली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर को लेकर, माही बजाज सागर परियोजना को लेकर, चंबल नदी घाटी परियोजना को लेकर और गंग नहर परियोजना, इसके अलावा और जो आपके राजस्थान के अंदर बहुत सी छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर अगली क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजया। साथियों, रीट का कुरुक्षेत्र रच चुका है, युद्ध की बेरी बच चुकी है, मगर समय बहुत कम है। आपकी तैयारियों को परखने के लिए, तैयारियों को अंतिम तैयारी की रूपरेखा देने के लिए, अपने तर्कस में रखे हुए अंतिम तीर को निकालने के लिए चाणक्य गुरु लेकर के आया है टेस्ट सीरीज। जल्दी ज्वाइन कीजिए, जो कि बेहद किफायती दर में है, इसे अवश्य ज्वाइन करें। नमस्कार साथियों, पिछली क्लास के अंदर हम चर्चा कर रहे थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर और आपने भाखड़ा नांगल परियोजना और जो व्यास परियोजना वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट जो लाइन थी अपने पिछली क्लास के अंदर, वो मैंने आपसे कहा था कि भाई व्यास परियोजना के अंदर एक बांध है पोंग, और उस पोंग बांध से शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है बेटा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित जानकारी और पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। तो आ जाए आप लोग फटाफट, और अपना जो बिंदु है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। ठीक है, IGNP के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, और इसी का नाम है साथियों राजस्थान नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं, ध्यान से आप लोगों को समझना है। काफी अच्छे सवाल यहां से परीक्षाओं में हर बार एग्जाम के अंदर यहां से सवाल आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर। ठीक है, तो इसका दूसरा जो नाम है साथियों वो है राजस्थान नहर परियोजना। कब इसका नाम इंदिरा गांधी रखा गया, क्या विशेषता है, सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी का नाम है राजस्थान नहर परियोजना, इसी को कहते हैं IGNP, इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया था?
इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली थी और इसके प्रेरणता कौन थे। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसे बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली। गंग नहर से मिली। गंग नहर क्या है? गंग नहर जो है वह अपने राजस्थान के अंदर प्रथम सिंचाई परियोजना है, जिसके निर्माता थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। गंग नहर एक अलग बिंदु है, उससे भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा गंग नहर के बारे में सीखेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसे बनाने की जो प्रेरणा है वह कहां से मिली? तो वो मिलती है किससे? गंग नहर से। नेक्स्ट बात करें तो इसके प्रेरणता कौन थे? तो इसके प्रेरणता है महाराजा कंवर सेन, या सीधा आप कंवर सेन का नाम याद रखें, कंवर सेन। तो कंवर सेन जो है बेटा वो इसके क्या थे? प्रेरणता थे। इसके जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका सबसे पहले जो विचार है वो आपके कंवर सेन के द्वारा ही दिया गया था। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि कंवर सेन जो है वह राजस्थान नहर बोर्ड के पहले अध्यक्ष भी बने थे और राजस्थान नहर बोर्ड का गठन 19 दिसंबर 1958 को किया गया था। अगली बात समझे तो कंवर सेन के बारे में बात करते हैं साथियों। कंवर सेन ने इन्होंने अपनी पुस्तक बीकानेर रियासत में पानी की कमी, बीकानेर रियासत में पानी की कमी, बीकानेर रियासत में पानी की कमी में सर्वप्रथम राजस्थान नहर परियोजना का 1948 में उल्लेख किया था। ठीक है, तो देखो साथी, यहां से आप लोगों को क्या याद रखना है कि इसके प्रेरणता थे कंवर सेन, और कंवर सेन ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है बीकानेर रियासत में पानी की कमी। क्या नाम है? बीकानेर रियासत में पानी की कमी। और इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले राजस्थान नहर परियोजना यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसका निर्माण का जो विचार है वो रखा था। कब रखा था? 1948 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक के अंदर। ठीक है, अगली बात करें तो जो राजस्थान नहर परियोजना है, इस राजस्थान नहर परियोजना को आईजीएनपी का नाम कब दिया गया था? किस वर्ष इसे आईजीएनपी का नाम दिया गया? तो राजस्थान नहर परियोजना इसे 1984 में, किस वर्ष बेटा? इसे 1984 में आईजीएनपी यानी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है का नाम दिया गया। ठीक है, तो राजस्थान नहर परियोजना को आईजीएनपी का नाम दिया गया 1984 के अंदर। ये आप ध्यान में रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और साधारण बात, प्रेरणा मिलती है गंग नहर से, प्रेरणता थे कंवर सेन। पुस्तक है बीकानेर रियासत में पानी की कमी, 1948 के अंदर। इस पुस्तक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उल्लेख करते हैं, यानी राजस्थान नहर परियोजना जो है उसका उल्लेख करते हैं, और राजस्थान नहर परियोजना को वर्ष 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम जो है वो दिया गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट, आईजीएनपी का श्री गणेश होता है कब? 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो आईजीएनपी का श्री गणेश 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा साथियों किया गया। अगली बात करें, 11 अक्टूबर 1961 को, 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली
राधा कृष्णन द्वारा हनुमानगढ़ जिले में नौरंग देशर नामक स्थान पर सिंचाई की शुरुआत की गई। ठीक है, तो देखो याद रखना इसको ध्यान से, दो लाइनें आपके पास में है। एक तो इंदिरा गांधी नहर का जो श्री गणेश है वो करते हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत 31 मार्च 1958 को, और 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौरंग देशर नामक स्थान पर इस नहर से जल प्रवाहित करके सबसे पहले सिंचाई की जो शुरुआत है वो की गई थी। अगली बात करें इस नहर को लेकर, अगला जो बिंदु है आपका वो क्या है, देखें अगली बात समझे आप। तो बात करें नहर की कुल लंबाई क्या है, यानी जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी कुल लंबाई की साथ ही अगर बात कर ली जाए तो वो कितनी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल जो लंबाई है वह है 649 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 649 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। अगली बात कर लें तो इस नहर की गहराई क्या है, तो नहर की गहराई होती है 6.4 मीटर। 6.4 मीटर, ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर की गहराई है। फिर बात कर ले चौड़ाई, तो बेटा जो चौड़ाई है इंदिरा गांधी नहर की, चौड़ाई नहर की दो प्रकार से होती है। किस प्रकार से, आप लोग समझे इसको ध्यान से। नहर इस प्रकार से बनती है साथियों, हमेशा ये नहर का तल है और ये नहर की सतह है, ठीक है, और इसके अंदर पानी बहता रहता है नहर के अंदर इस प्रकार से, ठीक है। तल की चौड़ाई कम रहती है और सतह पर जो चौड़ाई होती है नहर की वो ज्यादा रहती है। तो अगर अपने से पूछा जाए कि भाई इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी तल और सतह की चौड़ाई के बारे में बताएं आप लोग कि तल की चौड़ाई क्या है और सतह की चौड़ाई क्या है। तो बेटा सतह पर जब आप आते हैं तो इसकी चौड़ाई होती है 67 मीटर। कितने मीटर? 67 मीटर। और अगर तल की बात कर लें तो तल की चौड़ाई होती है 38 मीटर, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई की बात भी होगी। तो चौड़ाई की अगर बात की जाए तो तल पर चौड़ाई आप लोगों को ध्यान में रखनी है और सतह पर जो चौड़ाई है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि तल की चौड़ाई 38 मीटर, सतह पर चौड़ाई होती है 67 मीटर। किसकी? इंदिरा गांधी नहर। गहराई की बात करें तो गहराई होती है 6.4 मीटर और लंबाई की अगर बात कर लें तो 649 किलोमीटर। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई क्या है, तो बेटा राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो होती है 479 किलोमीटर, ठीक है, 479 किलोमीटर। ये आपके राजस्थान के अंदर लंबाई है किसकी? आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। और भारत के अंदर अगर इसकी बात कर ले तो कुल इसकी लंबाई होती है 649 किलोमीटर। इसको साथियों ध्यान में रखना। अगली बात करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर। तो अगली बात समझे, देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है ये कहां से आती है, आपके राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, सब चीजों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं और इसकी लंबाई को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से समझे इसे, यहां पर ये एक बांध है और इसका नाम है हरिके बैराज। और बेटा हरिके बैराज जो बांध है वह बना है फिरोजपुर, और फिरोजपुर आता है आपको पता ही है पंजाब के अंदर। यहां पर दो नदियां जो है वो आकर मिल रही है। कितनी नदियां? दो नदियां यहां पर है और उन दोनों नदियों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो दो नदियां कौन कौन सी हैं ये भी आप समझे। तो एक नदी ये वाली आ रही है और दूसरी नदी आ रही है ये वाली। एक का नाम है व्यास, पिछली क्लास में भी हम लोग इस पर चर्चा करके आए हैं, और दूसरी नदी है सतलज। तो हरिके बैराज जो बांध है बेटा वो दो नदियों पर है, एक नदी है सतलज
और दूसरी नदी है आपकी व्यास। ये दोनों नदियां आ रही हैं हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब के अंदर और निर्माण कर रही है इस बांध का, हरिके बैराज का। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। तो इस हरिके बैराज से नहर शुरू हुई साथियों, और ये नहर चलकर सबसे पहले आपके राजस्थान में मसीतावली हनुमानगढ़ के अंदर आई। कहां आई? मसीतावली हनुमानगढ़, यहां से नहर चली साथियों। और ये नहर आपके सबसे पहले पहुंची कहां पर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। राजस्थान की अगर मैं बात कर लूं तो ये सबसे पहले आ रही है कहां पर? तो स्थान का नाम है साथियों मसीतावली, और मसीतावली जो स्थान है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में आता है। कहां ये नहर आ गई इस प्रकार से? स्थान जहां ये नहर आ रही है वो है मसीतावली, मसीतावली। और मसीतावली जो स्थान है वो आता है आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर है, यह सबसे पहले चल रही है कहां से? फिरोजपुर पंजाब से। कहां पर आ रही है? आपके राजस्थान में मसीतावली हनुमानगढ़ से आपके राजस्थान के अंदर इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है। ठीक है, मसीतावली हनुमानगढ़ के अंदर पहुंच गई। अब यहां तक ये जो नहर बनी है फिरोजपुर पंजाब से मसीतावली हनुमानगढ़ तक जो नहर बनी है, इस नहर की क्या विशेषता है, इससे सवाल किस प्रकार से परीक्षा में पूछेगा, उस पर बात करते हैं। देखिए, तो मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर फिरोजपुर पंजाब के मध्य ये जो नहर बनी हुई है, इसे कहते हैं राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर नहर का साथियों इसको नाम दिया गया। ठीक है, दूसरी बात करें तो इस राजस्थान फीडर नहर की लंबाई को लेकर सवाल आता है कि इसकी लंबाई क्या है। तो बेटा इसकी कुल लंबाई होती है 204 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 204 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहां से कहां तक? फिरोजपुर पंजाब से मसीतावली हनुमानगढ़ तक इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें तो पंजाब व हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा के अंदर इसकी जो लंबाई है वो होती है 170 किलोमीटर। लेकिन अगर अपन केवल राजस्थान की बात कर ले तो जाहिर सी बात है कि पंजाब हरियाणा में अगर 170 किलोमीटर, तो बची हुई लंबाई कहां पर होगी? राजस्थान में होगी। और राजस्थान के अंदर साथियों इसकी लंबाई हो जाती है 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो ये आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। तो फिरोजपुर पंजाब से लेकर मसीतावली हनुमानगढ़ तक जो नहर आ रही है, उस नहर का नाम तो है साथियों राजस्थान फीडर नहर। ठीक है, और इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। पंजाब हरियाणा में है 170 किलोमीटर और अपने राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 34 किलोमीटर। क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं आगे इससे, और मसीतावली हनुमानगढ़ से नहर आगे बढ़ी साथियों। यहां से जब नहर आगे निकलेगी तो ये आपके पहुंचेगी कहां पर? बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है, यहां से नहर निकलती है, यहां से ये नहर निकली आगे। ठीक है, और ये नहर पहुंच गई आपके बीकानेर के अंदर। कहां पहुंच रही है साथियों? मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर। बीकानेर में सतासर, कौन सा स्थान है? सतासर छत्रगढ़, छत्रगढ़ बीकानेर तक ये नहर आगे आ गई। ठीक है, सतासर छत्रगढ़ बीकानेर तक नहर बनकर आगे आई। और यहां जब ये नहर पहुंच जाती है तो मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर सतासर छत्रगढ़ बीकानेर तक जो नहर बनी हुई है उसका नाम है साथियों मुख्य नहर। क्या नाम है? मुख्य नहर, इसे नाम दिया गया है मुख्य नहर। और बेटा इस मुख्य नहर की लंबाई है 189 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 189 किलोमीटर इसकी लंबाई है मुख्य नहर, जो आपके बनी हुई है कहां से कहां तक? मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर सतासर छत्रगढ़ बीकानेर तक। ठीक है, अगली अगर मैं बात कर लूं तो जब सतासर छत्रगढ़ बीकानेर तक इस नहर का निर्माण कर लिया गया था तो इसका पहला जो चरण है वो पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी नहर का पहला चरण कब पूरा हुआ था? तो 1975 के अंदर इस नहर का पहला चरण पूरा हुआ। और इस नहर का जब पहला चरण पूरा होता है 1975 के अंदर, तो नहर कहां तक बन चुकी थी? तो उसका आंसर होता है सतासर छत्रगढ़ बीकानेर। अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसका निर्माण एक चरण में नहीं बल्कि 2 चरणों में हुआ है। और वर्तमान में इसका जो चरण चल रहा है वो दूसरा चरण चल रहा है। पहला जो चरण पूरा होता है वो 1975 के अंदर पूरा हो गया था। ठीक है, तो अब यहां पर आप समझेंगे, इसी संबंधित तथ्य जो है वो अपन बात करते हैं। तो 1975 में प्रथम चरण पूर्ण,
ठीक है, और नहर का निर्माण हो गया था कहां तक, सतासर छत्तरगढ़ बीकानेर तक। नेक्स्ट बात करें साथियों, तो इससे आगे जब ये नहर निकलती है, इससे आगे जब नहर निकलेगी तो उसकी बात अपन कर रहे हैं, और ये नहर कहां तक चली गई वर्तमान में, तो वर्तमान में इस नहर की जो कंडीशन है वो आपकी चली गई है कहां तक, ये नहर आगे बहती हुई चली गई है, अंतिम जो इसका स्थान आ रहा है वो होता है गडरा रोड। कौन सा स्थान है, गडरा रोड, और गडरा रोड साथियों स्थित है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, यहां तक नहर जो है उसका पानी आपके राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का वो पहुंचा दिया गया है। तो इसका कोई विशेष नाम नहीं है, बस नहर के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। नहर कोई विशेष नाम इसको नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पे मुख्य नहर जो है नाम रख रहे हैं हम, यहाँ पर राजस्थान फीडर नहर का नाम रख रहे हैं, वैसे यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, नहर है, लंबाई इसकी है, नहर की लंबाई, नहर की लंबाई वो है आपके 256 किलोमीटर, 256। ठीक है, तो ये 256 किलोमीटर की नहर है। अब देखो 256 आपके राजस्थान में है, 189 राजस्थान में है, और 34 किलोमीटर वाली ये जो लंबाई है वो भी आपके राजस्थान के अंदर है। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे हम इनको, तो वो लंबाई हो जाती है 649 किलोमीटर। टोटल जो लंबाई हो तो 649, और आपके राजस्थान की हो जाएगी 479, 479 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने है। ठीक है, अगली अगर मैं बात कर लूं इस इंदिरा गांधी नहर को लेकर, तो क्या है उसको आप समझें। निर्माण 2 चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ। ठीक है, और वर्तमान में जो चरण चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, दूसरा, क्योंकि इसका पहला जो चरण है वो 1975 के अंदर साथियों क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। तो इस प्रकार से आपकी इंदिरा गांधी जो नहर है वो बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इससे आगे। ठीक है, बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर बनी हुई लिफ्ट नहरों पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी बनी हुई है, उन पर अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट बिंदु आप लोग समझे ध्यान से। लिफ्ट नहर, तो बेटा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर कुल 7 लिफ्ट नहर है। प्रथम चरण में 1 और द्वितीय चरण में कुल 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और आप समझे इसको ध्यान से। देखें, लिफ्ट नहरों की बात करें तो एक तो इनके प्राचीन नाम होंगे, एक इनके वर्तमान नाम होंगे। लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं, बड़ा सरल है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। पहले प्राचीन नाम लेते हैं, प्राचीन नाम। लिफ्ट नहर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना, प्राचीन नाम ले लिए। और उसके बाद अपन बात करेंगे इसके वर्तमान नाम पर। तो प्राचीन नाम पहली है नोहर साहवा, नोहर साहवा लिफ्ट नहर, नोहर साहवा लिफ्ट नहर पहली नहर हो गई। ठीक है, दूसरी की बात करें, दूसरी जो है उसकी बात करें तो दूसरी जो नहर आपकी लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ठीक है, तीसरी की बात करें गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर। चौथी की बात करें भैरुंदा बांगड़सर लिफ्ट नहर। पांचवी की बात करें कोलायत लिफ्ट नहर। छठी की बात करें फलोदी लिफ्ट नहर। सातवीं की बात करें पोखरण लिफ्ट नहर।
साथियों ये वो बिंदु है जहां से परीक्षा में 100% सवाल आता ही है अगर राजस्थान में टॉपिक जुड़ा है बहुउद्देश्य परियोजना। तो ये वो बिंदु आप लोग सीख रहे हैं जहां से निश्चित सवाल परीक्षा में आएगा। और जो सवाल है वो काफी प्रकार से पूछे जाते हैं, आगे अपन इन पर बात करेंगे, पहले आप इसको पूरा समझें। तो ये तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर बनी हुई जो 7 लिफ्ट नहरें हैं उनके प्राचीन नाम है। और अब हम बात करेंगे इनके वर्तमान नाम पर कि वर्तमान में इनको क्या नाम दिए गए हैं, इनके क्या क्या नाम रखे गए हैं वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो उन वर्तमान नामों पर बात करते हैं। देखें इनके वर्तमान जो नाम है, तो सबसे पहले आपके नाम है नौहर सावा। नौहर सावा को नाम दिया गया चौधरी कुंभाराम। क्या नाम दिया गया साथियों? चौधरी कुंभाराम। कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दूसरी की बात कर लूं लूणकरण सर, तो इसको नाम दिया गया कंवर सेन। कंवर सेन लिफ्ट नहर। तीसरी की बात करें गजनेर, इसका नाम है पन्नालाल, पन्नालाल भारूपाल। भारूपाल लिफ्ट नहर। फिर बात करें भैरुंदा, तो भैरुंदा जो बांगरसर है इसको नाम दिया गया वीर तेजाजी। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अगली की बात करें कोलायत, इसको नाम दिया गया करणी सिंह। करणी सिंह लिफ्ट नहर। ठीक है, उसके बाद है फलोदी। फलोदी को नाम दिया गया गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। और लास्ट है पोखरण, तो इसका नाम दिया गया जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है साथियों, तो देखो बेटा ये सब इनके प्राचीन नाम है और ये सब इनके वर्तमान नाम है। वर्तमान नाम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये वर्तमान नाम है और ये आपके सभी कैसे नाम है? प्राचीन नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर बनी हुई जो लिफ्ट नहर है। हाँ, विशेष जो सवाल है अब आपके सामने आप पूछ सकते हैं। एक तरफ बेटा ये 4 नाम लिख देता है, सामने ये 4 नाम लिख देगा, इनमें से गलत लिखेगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है या नहीं। एक सवाल तो आता है इस प्रकार से। दूसरे सवाल की अगर मैं बात कर लूं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर बनी हुई जो लिफ्ट नहरें हैं उनका नॉर्थ से साउथ की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो लिफ्ट नहरें बनी हुई है उनका क्रम पूछा जाता है। और एक बार नहीं, पिछली परीक्षाओं में कई बार यह सवाल पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर बनी हुई जो लिफ्ट नहरें हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ। काफी बार यह सवाल आया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे उत्तर में चलते हैं तो चौधरी कुंभाराम, या इधर से आते हैं तो नौहर सावा, क्योंकि क्रम उत्तर से दक्षिण ये भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण क्रम ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगली बात अपन करें तो इन नहरों से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है, यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो अगली बात साथियों अपन जो करने वाले हैं कि इन लिफ्ट नहरों से राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है, यह बात अपनी होगी। तो सिंचित जिले, सिंचित जिले कि किन किन जिलों के अंदर इन नहरों से सिंचाई की जाती है ये बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं चौधरी कुंभाराम को लेकर कि भाई चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है इससे राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है। तो देखें, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और एक जिला है आपका बीकानेर। यही लिख देता हूं बीकानेर। ठीक है, तो बेटा ये सारे वो जिले हैं जहां पर सिंचाई की जाती है किसके माध्यम से? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के माध्यम से। ठीक है, अगली बात कर लूं तो किसको लेकर? कंवर सेन। तो कंवर सेन जो है आपकी, इससे कहां सिंचाई की जाती है? तो एक तो जिला है बीकानेर और दूसरा है गंगानगर। बीकानेर व गंगानगर जिलों में सिंचाई की जाती है कंवर सेन से। तीसरी की बात करें बीकानेर,
और नागौर। अगली की बात करें, बीकानेर, जैसलमेर। बीकानेर, जोधपुर। अगली की बात करें, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। और सबसे लास्ट वाली की बात करें तो दो ही जिले हैं, एक जैसलमेर, दूसरा है जोधपुर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहरें हैं उनसे राजस्थान के इन इन जिलों में सिंचाई होती है। अगर बात यहां पर कर ली जाए कि भाई इंदिरा गांधी नहर से आपके राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई होती है हनुमानगढ़ जिले में। साथियों याद रखना, कौन से जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है इंदिरा गांधी नहर से? हनुमानगढ़ जिले के अंदर की जाती है। ये बात आप लोग ध्यान से इसको याद रखना और आगे अपन इस पर बात भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से सवाल काफी बार पूछा गया है कि जो गजनेर लिफ्ट नहर है या पन्नालाल भारूपाल है, इससे राजस्थान के कौन से जिलों में सिंचाई होती है? बस यही सवाल आप लोगों से पूछ लेता है। तो वहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बड़ी सरल सी बात है। आपको एक बार जरूर इस पर मेहनत करनी है, लेकिन एक बार अगर मेहनत कर ली आप लोगों ने तो फिर हमेशा के लिए आपका ये जो सवाल है उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों एक बार तो आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, एक बार तो हमें इसे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये सवाल आपको मेरिट लिस्ट के अंदर ला सकता है, क्योंकि सभी से सवाल याद नहीं होगा। और अगर आपने इसको पढ़ लिया, याद कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि औरों से हम लोग आगे निकलेंगे, बेहतर करेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे सभी विद्यार्थी। ये 7 लिफ्ट नहरें हैं आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले बिंदु को लेकर। तो देखें, आईजीएनपी से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में की जाती है। हनुमानगढ़ जिले में की जाती है। अगली बात कर लो, प्रथम चरण में 1 तथा द्वितीय चरण में 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात कर लें, सबसे लंबी लिफ्ट नहर। नाम पूछता है, उत्तर होता है कंवर सैन। सवाल आए, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, छोटी लिफ्ट नहर, नाम आता है वीर तेजाजी। ठीक है, तो सबसे लंबी है कंवर सैन, सबसे छोटी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो ये सभी सवाल जो है आप लोगों के वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित लिफ्ट नहरों की बात भी हम लोगों ने कर ली। अब लास्ट जो बिंदु है आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वो होती है वितरिकाएं, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर कुल कितनी वितरिकाएं हैं? तो वितरिकाओं की संख्या होती है बेटा 9, याद रखना, और लिफ्ट नहरों की संख्या होती है 7। तो अब अपन बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वितरिकाओं पर। आईजीएनपी में कुल 9 वितरिकाएं हैं, कुल 9 वितरिकाएं हैं।
अब ये 9 वितरिकाएं कौन सी हैं, इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें, सबसे पहले एक एक के नाम की बात करते हैं कि कौन कौन सी वितरिकाएं हैं। नाम इनका आप लोगों को क्रम से ही याद रखना है। पहली, अच्छा एक सवाल यहां पर और भी बन जाता है, उस पर बात करने वाले हैं, पूछूंगा मैं आपसे। तो पहली है सबसे पहले रावतसर, रावतसर। दूसरी है सूरतगढ़, सूरतगढ़। तीसरी है अनूपगढ़, अनूपगढ़। फिर है पुग्गल, पुग्गल। फिर है दातोर, दातोर। बिरसलपुर, बिरसलपुर। चारणवाला, चारणवाला। शहीद बीरबल, और लास्ट है सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी है, क्रांतिकारी या प्रसिद्ध सागरमल गोपा। तो देखें, अब इनके जिलों की बात करते हैं एक बार कि ये किस किस जिले के अंदर स्थित है, उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल पर। देखें, अगर रावतसर की बात की जाए तो ये स्थित है आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है। अगर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों की बात की जाए तो ये दोनों है गंगानगर के अंदर, दोनों ही। पुग्गल स्थित है आपके बीकानेर के अंदर। पुग्गल भेड़ की नस्ल भी है, ध्यान में रखना। दातोर और बिरसलपुर ये दोनों भी आपके बीकानेर में। देखो साथियों, एक तो नाम है बिरसलपुर और एक नाम होता है बिसलपुर। बिसलपुर बांध है टोंक जिले के अंदर, बनास नदी पर, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चारणवाला और शहीद बीरबल की बात कर ले तो ये है बीकानेर व जैसलमेर दोनों जिलों के अंतर्गत आती है। केवल चारणवाला की बात करें साथियों, तो चारणवाला जो है ये आपके बीकानेर व जैसलमेर दोनों ही जिलों में इसका विस्तार मिलता है, चारणवाला जो वितरिका है उसका। और लास्ट वाली जो शहीद बीरबल और सागरमल गोपा ये दोनों है, ये दोनों की दोनों स्थित है आपके जैसलमेर जिले के अंदर। इस प्रकार से ये सभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 क्या है, वितरिकाएं हैं। और लास्ट सवाल की साथियों अगर मैं बात कर लूं तो इन सभी वितरिकाओं में से केवल मात्र एक वितरिका है आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना की और उसका नाम होता है रावतसर, ठीक है, जो बाईं ओर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बाईं ओर निकाली गई है, शेष सभी दाईं ओर निकाली गई है। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप इसको सीखोगे, देखें, लास्ट बात करते हैं। ये आपके राजस्थान का मैप है, मानचित्र है, समझ लेना आप इसको। ठीक है, इस प्रकार से अपना राजस्थान साथियों बना हुआ है। अब इस राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात अगर अपन कर लें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ना वो इस प्रकार से है आपकी। ये आ रही है हनुमानगढ़ से इंदिरा गांधी नहर और आपके बाड़मेर जिले तक आ गई साथियों। कौन जिले तक आ गई है, बाड़मेर तक। ये इंदिरा गांधी नहर IGNP है, ठीक है। अब बात करते हैं वितरिकाओं को लेकर। तो देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जितनी भी वितरिकाएं हैं वो सभी की सभी इस ओर निकल रही हैं ऐसे। 8 जो वितरिकाएं हैं वो तो इस ओर आ रही, ठीक है। केवल मात्र एक वितरिका है हनुमानगढ़ के अंदर जो इस ओर निकाली गई, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है साथियों रावतसर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सवाल इसका है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वह एकमात्र वितरिका जो बाईं ओर निकाली गई है, शेष सभी वितरिकाएं दाईं ओर निकलती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो उसका नाम क्या है, तो आप नाम इसका बता ही देंगे, क्या नाम है साथियों, रावतसर।
ठीक है, तो नोट लगा के याद रखना क्या कि IGNP में केवल मात्र रावतसर वितरिका को बाईं ओर निकाला गया, शेष सभी दाईं ओर हैं। बस, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित संपूर्ण जो जानकारी है वो आप लोगों को साथियों यहां पर बता दी गई है, याद कर लेना। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा नाम है राजस्थान नहर परियोजना। इसे बनाने की प्रेरणा मिली थी गंगा नहर से। और अगली बात कर ले यहां पर इस नहर से संबंधित सामान्य जो बातें हैं। अगली बात थी क्या कि इस नहर के जो प्रेरणा है आपके कंवर सेन, और कंवर सेन ने पुस्तक लिखी थी बीकानेर रियासत में पानी की कमी। और इसी के अंदर 1948 के अंदर उन्होंने इस नहर परियोजना संबंधित अपनी जो जानकारी थे, विचार थे वो रखे थे। और 1984 के अंदर जो राजस्थान नहर परियोजना है उसका नाम बदलकर रखा गया था IGNP। उसके बाद आगे आप लोगों ने पढ़ा कि 31 मार्च 1958 को जो सर आपके हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा इस नहर का श्री गणेश जो है वो किया गया। और 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा हनुमानगढ़ जिले की नौरंग देशर वितरिका में जल प्रवाहित करके इस नहर से सिंचाई जो है उसे शुरू कर दिया गया था। कहां से? नौरंग देशर नामक स्थान से। नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर, गहराई है इसकी 6.4 मीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 479 किलोमीटर और सतह पर चौड़ाई है 67 और तल की चौड़ाई है 38 मीटर। उसके बाद अगले बड़े इस नहर पर बात की, ये नहर जो है इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहला जो चरण है वो 1975 के अंदर पूर्ण हो गया था। नहर सतलज और व्यास 2 नदियों पर बनी है और हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। सबसे पहले मसीतावली हनुमानगढ़ तक आती है, जिसे हम राजस्थान फीडर नहर कहते हैं, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। और पंजाब हरियाणा के अंदर अगर इसकी लंबाई देखें तो 170 और राजस्थान में देखें तो इसकी लंबाई होती है 34 किलोमीटर। उसके बाद मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर 77 छत्तीसगढ़ बीकानेर तक नहर का निर्माण किया गया। प्रथम चरण पूर्ण हो जाता है यहां तक जब नहर बनती है और इसकी लंबाई होती है मुख्य नहर, इसे नाम दिया गया, 189 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 77 छत्तीसगढ़ बीकानेर से वर्तमान में बाड़मेर में गडरा रोड तक इस नहर का निर्माण जो वो किया गया और यहां पर जो नहर की लंबाई है वो 256 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट बात करें तो इस पर जो लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें, उनके प्राचीन नाम, वर्तमान नाम और किस किस जिले में सिंचाई होती है, इस पर आप लोगों ने चर्चा की। अगली बात थी कि IGNP में से सर्वाधिक जो सिंचाई है, सर्वाधिक सिंचाई किस जिले के अंदर होती है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर की जाती है। प्रथम चरण में 1 लिफ्ट नहर और द्वितीय चरण में 6 लिफ्ट नहर जो है उनका निर्माण किया गया। सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवर सेन और सबसे छोटी जो है उसका नाम है वीर तेजाजी। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर कुल जो वितरिकाएं हैं उनकी संख्या है 9। रावतसर हनुमानगढ़ के अंदर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, पुग्गल, बीकानेर। जो पुग्गल है, पुग्गल कहां पर स्थित है साथियों? बीकानेर के अंदर। ठीक है, पुग्गल कहां है? बीकानेर के अंदर है, ये ध्यान रखना। दातोर, बिशनपुर ये भी आपके बीकानेर में है। चारणवाला बीकानेर और जैसलमेर दोनों के अंतर्गत आती है और शहीद बीरबल व सागरमल गोपा ये आपके जैसलमेर में है। और लास्ट आपने पढ़ लिया था कि रावतसर जो शाखा है वो एकमात्र है जिसे किशोर निकाला गया है बाईं ओर और शेष सभी किशोर है दाईं ओर। ठीक है, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बची हुई जो परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे अगली क्लास।